स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका एक भाग मैंने पिछले एपिसोड में या पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जो स्टालिन पे आधारित था। रूस के इतिहास में हमने देखा कि किस तरह स्टालिन एक बहुत बड़ा अधिनायक हुआ, जिसने रूस को एक उन्नत देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। तो इस तरह हम देखें तो रूस का यह व्यक्ति, जिसका नाम जोसेफ स्टालिन था, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसके बारे में जानना रूस के इतिहास में बहुत ही आवश्यक है। रूस के इतिहास को अगर हम जानते हैं तो हमें स्टालिन को भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे स्टालिन की, और स्टालिन की विदेश नीति की चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने स्टालिन की गृह नीति पे चर्चा की थी, उसकी होम पॉलिसी पे चर्चा की थी। आज हम विदेश नीति पर चर्चा करेंगे, हर बार की तरह सरल और संक्षेप में, लेकिन महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान लगा करके सुनिए, पूरा वीडियो देखिए। ये बहुत ही लाभकारी है स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही लाभकारी होने वाला है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, रूस के इतिहास, आधुनिक रूस के इतिहास की बात करें तो हम देखते हैं कि 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी वह कितनी महत्वपूर्ण थी रूस के संदर्भ में। इसके साथ ही जातशाही का अंत हुआ था, और हम देखते हैं कि रूस में साम्यवादी सरकार का गठन हो गया था। यह एक बहुत बड़ी घटना थी विश्व इतिहास में कि साम्यवादी सरकार का गठन कहां? रूस में। अब ये जो साम्यवादी दल के नेता थे, जो साम्यवादी विचार के समर्थक थे, वो क्या चाहते थे कि पूरे विश्व में साम्यवादी विचारधारा फैल जाए, हर देश में साम्यवादी सरकार का गठन हो, हर जगह बोल्शेविक क्रांति हो। यहाँ के जो नेता हैं, लेनिन हो, स्टालिन हो, ट्रॉट्स्की हो, सबके विचार मिलते जुलते थे लगभग। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अन्य पश्चिमी देश, क्योंकि जो पश्चिमी देश थे, अन्य पश्चिमी देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ये सारे देश साम्यवादी सरकार को पसंद नहीं करते थे। ना उन्हें बोल्शेविक क्रांति पसंद थी, ना उन्हें साम्यवाद पसंद था। और दूसरी तरफ साम्यवादी जो थे, जो रूस की सरकार थी, वो पूंजीवादी विरोधी थी, वह राजतंत्रात्मक व्यवस्था की विरोधी थी। यहां तक कि हम देखते हैं कि वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को भी पसंद नहीं करती थी। ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि रूस एकदम से अकेला हो गया, और दूसरी तरफ पश्चिमी देश के सारे देश हो गए, क्योंकि दोनों के विचारों में बहुत अधिक मतभेद था। जैसा कि हम जानते हैं कि लेनिन ने तृतीय साम्यवादी परिषद की, अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना की, और उसके अनुसार हम देखते हैं कॉमिंटर्न ये हुआ, गठन हुआ, जिसका मुख्य काम क्या था? विश्व के देशों में साम्यवाद का प्रचार करना, बोल्शेविक क्रांति लाना। और इस तरह से ये जो संगठन था कॉमिंटर्न, यह पूरे विश्व की जो सरकार थी उससे भयभीत थी एक प्रकार से, कि ये क्या, ये तो पूरे देश में बोल्शेविक क्रांति ला देगा, ये तो पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त कर देगा। तो इस तरह पूरी की पूरी दुनिया एक तरफ, रूस एक तरफ। लेकिन हम देखते हैं कि समय बदलता गया,
लेनिन के मृत्यु के बाद हमने देखा कि स्टालिन के हाथों में शासन की बागडोर आ गई और देश को जो बहुत पीछे चल रहा था समय से, उसे समय से आगे लाना था, उसे समय के साथ लाना था। इसके लिए स्टालिन ने बीड़ा उठाया और उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उन्होंने गृह नीति को एक नए तरीके से सजाया। लेकिन गृह नीति के साथ साथ स्टालिन के सामने एक समस्या थी कि विदेश नीति भी सही करे, क्योंकि रूस की स्थिति बहुत खराब थी। हमने देखा कि जार के समय के पहले से ही रूस की स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी और होती जा रही थी। अब तक क्रांति हुई, क्रांति के बाद भी अव्यवस्था फैली हुई थी। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें भी बहुत अधिक खर्च हुए, बहुत कहा जाए तो जन और धन की हानि हुई। ऐसी स्थिति में देश के अंदर और देश के बाहर दोनों तरफ की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, कमजोर हो गई थी, जिसे मजबूत करना इसे स्टालिन ने समझा। तो जैसा कि हमने कहा कि साम्यवाद का प्रचार हो रहा था एक तरफ रूस से, बहुत सारे देश जो है वो साम्यवादी विचार के कायल भी हो गए थे, वो पसंद करने लगे थे। और इसके तहत हम देखते हैं 1919 में हंगरी में जो है साम्यवाद के लिए जो है वहाँ बोल्शेविक क्रांति होने लगी। इटली के बहुत सारे देश हैं, वहां भी जो है साम्यवाद के लिए जो है उसके पक्ष में क्रांति होने लगी। तो इस तरह से एक जो भय का माहौल था उसे दूर करना, यह स्टालिन को समझ में आया कि ये काम करना होगा, क्योंकि अपनी स्थिति को सही बनाने के लिए स्टालिन ने समझा कि हमें अपनी विदेश नीति को मजबूत करना होगा, क्योंकि विदेशों से भी अच्छे संबंध रहने के मतलब होते हैं, जानते हैं आप लोग। मान लीजिए कि हमारा विदेश से अच्छा संबंध नहीं होगा तो कहीं कोई दूसरे देश की सहायता लेकर के या दूसरे देश के पक्ष में हम पे कोई आक्रमण ना कर दे। हमें किसी की जरूरत है, आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो हमें जब दूसरे देश से हमारा संबंध अच्छा होगा तभी वो हमारी सहायता करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विदेश संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी देश का, जिसे स्टालिन ने भी समझा था। और इसके तहत उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हम देखें कि जिनेवा में एक समझौता हुआ था। एक चेचोनिव नाम के जो व्यक्ति थे, जो विदेश मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में जिनेवा में एक बैठक हुई थी, जिसमें यह कोशिश की गई थी कि रूस को पश्चिमी देशों का साथ मिले, जबकि पश्चिमी देश वो रूस के से भड़के हुए रहते थे। और ऐसी स्थिति में क्यों भड़के हुए रहते थे? एक तो वहां साम्यवादी सरकार का गठन हो गया था, दूसरी बात की कॉमिंटर्न द्वारा जो है पूरे विश्व में या पूरे इन पश्चिमी देशों में साम्यवाद का प्रचार किया जा रहा था। तीसरी बात यह है कि यहाँ के बहुत देशों ने रूस को एक समय में बहुत ऋण दिया था, बहुत कर्ज दिया था, और इस कर्ज को जब मांगने की बात हुई, देने की बात हुई, तो जो साम्यवादी सरकार थी उसने मना कर दिया, भाई मैंने तो नहीं लिया है कर्ज, जार ने लिया था, वो जाने वो तो चला गया। तो इस तरह बहुत सारा कर्ज उसने देने से इनकार कर दिया। तो इन सब बातों को लेकर पश्चिमी देश रूस को पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसे में जब जिनेवा समझौता हुआ तो बहुत सारे देश उसमें शामिल हुए थे। रूस को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा था, जबकि विदेश मंत्री जो चर्चिल थे उनका बहुत अधिक उसमें बढ़ चढ़कर वो भाग ले रहे थे। फिर भी हम देखते हैं कि बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ, लेकिन एक लाभ हुआ कि 1922 में जो है रूस और जर्मनी के बीच वेरपेलो की संधि हुई। इसे याद रखिएगा
ये एक बहुत महत्वपूर्ण संधि थी 1922 की रूस जर्मनी की संधि, जिसे रैपेलो की संधि कहते हैं। और इस संधि के द्वारा हम क्या देखते हैं कि पुनः रूस और जर्मनी दोनों पश्चिमी देशों की नजर में आ गए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि किस तरह जर्मनी की हार हुई थी। जर्मनी, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, इटली हो, इन सभी देशों के लिए एकदम से तत्तज्य था। वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं करता था। वो तो एकदम हारा हुआ देश था, उसे किसी तरह की सहायता नहीं देनी थी। और ऐसे में रूस ने उससे संधि कर ली। यह बात उन्हें पसंद नहीं आई। लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि रूस और जर्मनी की संधि हो जाने से एक तो बना ग्राउंड कि अब रूस को जो बहुत मामले में फ्रांस और इंग्लैंड पे डिपेंड रहना पड़ता था, वो अब खत्म हो गया। अब इनके साथ आर्थिक संबंध या अन्य वैदेशिक संबंध के अंतर्गत जो भी आता है वह इसके साथ होने लगा। साथ ही साथ जर्मनी ने सोवियत सरकार को मान्यता भी थी। यह एक बहुत बड़ी बात हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि स्टालिन ने यह पहला कदम उठाया, और स्टालिन के पहले यह कदम उठा जो रूस के लिए एक अच्छा कदम था, रूस के लिए पॉजिटिव बात थी। अब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि लेनिन की मृत्यु हो गई। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने अपना शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली, और अब उसने क्या किया कि एक संधि की, जैसे कि इसने हमने बताया कि जर्मनी ने उसे मान्यता दे दी सोवियत सरकार को। सोवियत सरकार को मान्यता देने के बाद हम क्या देखते हैं कि 1924 में इटली, इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, डेनमार्क, फ्रांस और मेक्सिको जैसे देशों ने भी रूस को मान्यता दे दी। उसकी रूस की सरकार को, सोवियत सरकार को मान्यता दे दी। यह एक बहुत बड़ी कूटनीति थी, वैदेशिक क्षेत्र में बहुत बड़ी जीत थी स्टालिन की। अब बात आती है कि 1928 में एक समझौता हुआ जिसे हम कैलॉग्स-ब्रायन पैक्ट कहते हैं। कैलॉग्स-ब्रायन पैक्ट यह पेरिस में हुआ। इसमें बहुत सारे देश, लगभग 15 देश वहां शामिल हुए इस सम्मेलन में, और इनका जो मुख्य मुद्दा था वह यह था इस सम्मेलन का कि अगर किसी तरह का दो देशों के बीच में या देशों के बीच में विवाद होता है, मतभेद होता है, तो उसे मिल बैठकर निपटाया जाए, युद्ध की स्थिति नहीं आने दी जाए। यही इसका उद्देश्य था। और हम देखते हैं कि इसमें सोवियत संघ, रूस भी इसमें शामिल किया। इस पैक्ट में रूस ने भी हस्ताक्षर किया। यह भी एक बहुत बड़ी बात थी कि जहां पश्चिमी देश, जो महारथी देश थे, वो साइन किए, वहां पर रूस ने भी साइन किया, जो कि बहुत कमजोर देश था। अभी वह अन्य देशों के नजर में नीचा ही था, उसे अलग ही रखे जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस सम्मेलन में उसने अपना एक स्थान बनाया। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे देशों से उसने आपस में उनकी संधि हुई। इंग्लैंड से संधि हुई, इटली से संधि हुई, राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बन गया रूस 1934 ईस्वी में। बहुत सारी बातें कभी रूस के पक्ष में होती, कभी पश्चिमी देशों के पक्ष में होती। एक बार हम देखते हैं कि जब इंग्लैंड में रैमजी म्यूर की सरकार बनी, मजदूर दल की सरकार बनी, और फ्रांस में समाजवादी दल की सरकार बनी, उस समय से हम देखते हैं कि यहाँ की सरकार जो है वो रूस के प्रति एक सहानुभूति रखने लगी थी। और धीरे धीरे ऐसा सब ग्राउंड तैयार होते जा रहा था कि रूस विदेश नीति में सफल होता जा रहा था। अब हम बात करते हैं कि समय बीतता चला गया, 1934 तक की बात हो गई, राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया रूस। अब जर्मनी में हम देखते हैं कि हिटलर का उदय हो गया था। वो एक भयंकर साम्राज्यवादी देश
तैयार हो रहा था। जापान में हम देखते हैं वहां पर भी जापान भी एक साम्राज्यवादी देश के रूप में उभर रहा था। ऐसी स्थिति में बहुत सारे देश, जापान हो या जर्मनी हो, इससे सशंकित थे, डरे हुए थे, और रूस भी डरा हुआ था। जापान जो है मंचूरिया पर अपना नजर गड़ाए हुए था। जर्मनी जो है यूक्रेन पे अपनी नजर गड़ाए हुए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिटलर जो है वह साम्यवाद का पक्का विरोधी था, क्योंकि उसका जो मुख्य एजेंडा था उसमें यह भी था कि साम्यवादियों को जो है खत्म करना। उसको साम्यवादी विचार बिल्कुल पसंद नहीं थे, साम्यवादी दल, साम्यवादी देश को वो बिल्कुल नकारता था। स्वाभाविक है कि रूस और जर्मनी में जो संधि हुई थी वह दूरी में बदल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि ये आतंक जो बना जापान और जर्मनी का, इससे इंग्लैंड हो या फ्रांस हो या इटली हो, सभी आपस में डरने लगे और सभी कुछ ऐसी तैयारी करने लगे कि कभी अगर जापान या जर्मनी हम पे आक्रमण करे या हम पर हमला करे तो हम सब एक रहें। इसके लिए तैयारी की जाने लगी और इसके अंतर्गत फिर से 1934 में रूस के साथ फ्रांस ने संधि कर ली। और फ्रांस और रूस की संधि में यह कहा गया कि वही कि कोई तीसरा देश अगर हम लोग पे आक्रमण करेगा तो हम लोग उस पर आपका साथ देंगे, सहयोग देंगे। तो इस तरह की बातें होने लगी। इसी बीच हम देखते हैं कि इटली से भी संधि हुई थी, इटली से भी रूस की संधि हुई थी, जर्मनी से भी संधि हुई थी। इसी समय स्पेन में गृह युद्ध शुरू हो गया और जर्मनी और इटली ने मिलकर गुप्त संधि की और उसको सहायता दी। उसी गुप्त संधि में हम देखते हैं कि जापान भी मिल गया। जब पता चला रूस को कि अरे ये इटली, जर्मनी और जापान कैसे मिल गया, ये तो बड़ा धोखा हुआ। इसके बाद और एक काम हो गया। चेकोस्लोवाकिया जो एक देश था, इसको इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी तीनों ने म्यूनिक समझौता किया। म्यूनिक में एक समझौता हुआ और उस समझौता के तहत इन चारों देशों ने चेकोस्लोवाकिया को बांट लिया आपस में कि इधर तुम ले लो, इधर हम ले लेते, और रूस को कानो कान इसकी खबर नहीं, भनक नहीं पड़ी। इन सब घटनाओं से रूस का विश्वास बिल्कुल डगमगा गया, इंग्लैंड के प्रति भी, इटली के प्रति भी, फ्रांस के प्रति भी। और इस तरह हम देखते हैं कि रूस अजीब स्थिति में आ गया कि अब क्या किया जाए, भैया भरोसा के लायक तो इन लोग है नहीं। तब तक हम देखते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया। जो हॉलैंड नाम का देश था उसे इंग्लैंड ने बोल दिया भैया ये स्वतंत्र है, इस पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया। फ्रांस और इंग्लैंड एक हो गया। उसने रूस से कहा कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, लेकिन रूस अभी सोच ही रहा था क्या करे क्या ना करे, क्योंकि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता इंग्लैंड या फ्रांस पे। क्योंकि इंग्लैंड हो या फ्रांस हो, वो हमेशा चाहते थे कि रूस और जर्मनी आपस में लड़ बैठे, उनका आपस में संघर्ष हो जाए, और इसके तहत उन्होंने बहुत प्रयास भी किया। रूस ये सारी बातें समझ रहा था। तब तक हम क्या देखते हैं कि पोलैंड का मामला को लेकर रूस और जर्मनी में एक संधि हो गई। रूस और जर्मनी में क्या संधि हो गई कि चलो हम लोग पोलैंड पर आक्रमण करेंगे, उसे बांट लेंगे, और इसके तहत एक संधि हुई रूस और जर्मनी की। 23 अगस्त 1929 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, रूस भी उसके साथ हो गया। अब बहुत मजे से पोलैंड का पूर्वी क्षेत्र रूस ने अपने तरफ कर दिया, पूरा फिनलैंड अपने में मिला लिया। उधर जर्मनी भी अपना अधिकार बढ़ाते जा रहा था। लेकिन 1900 वर्ल्ड वार शुरू हो गया था 1939 में, सॉरी यहाँ 29 लिख दिया, 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। और 41 तक हम क्या देखते हैं कि युद्ध चलता रहा। इसी बीच जर्मनी और रूस में
मतभेद हो गया पोलैंड को लेकर कि तुमने ज्यादा भाग ले लिया, हमने कम लिया। इन सब बातों को लेकर पुनः जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, और जब रूस पर आक्रमण कर दिया तब रूस क्या करता, वो आनन फानन में इंग्लैंड और फ्रांस के साथ चला गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टालिन ने बहुत मेहनत करके, बहुत दूरदृष्टि लेकर के अपनी विदेश नीति को या रूस की विदेश नीति को उस समय बहुत अच्छे से संभाला, और अब तक उसने इतनी कूटनीतिज्ञता के साथ समय पर सबका साथ ले लिया। और उसके बाद यहां तक आते आते, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते हम देखते हैं कि रूस भी इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी के समकक्ष खड़ा होने वाला एक मजबूत देश बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टालिन ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी कूटनीतिज्ञता से रूस को एक मजबूत देश की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया। जो उसने कहा था कि रूस को, जो 50 से 100 साल पीछे है, उसे हमें 10 साल में आगे ले आना है, वह उसने करके दिखाया। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्टालिन की विदेश नीति रूस के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और इसके साथ ही मैं ये चैप्टर यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।